दोस्तों आज के टाइम में भले ही हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी हर तरह से बर्बाद नजर आती हो, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। बल्कि सच तो है कि 1980 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और एवरेज हिंदुस्तानी के मुकाबले के एवरेज पाकिस्तानी की इनकम 1.5 गुना ज्यादा थी। इसके अलावा उनकी जीडीपी ग्रोथ और उनके एक्सपोर्ट्स भी इस समय कई आगे थे। लेकिन आज के पाकिस्तान को देखकर शायद कोई इस बात पर यकीन भी ना करे, पर ऐसा हुआ कैसे? क्यों अचानक से पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी पीछे रह गई? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बस आपको बने रहना है अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पाकिस्तान की इकोनॉमी की डाउनफॉल के कई बड़े कारण हैं। तो पहले समझिए कि ये ग्रोथ आ कहां से रही थी। कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका को दोस्त बना लिया था और इसी बीच अमेरिका ने भी पाकिस्तान को डेवलप करने में काफी इंटरेस्ट दिखाया था। लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले कुछ सालों में वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफी थी। 1958 तक पाकिस्तान में 9 सरकारें बदल चुकी थी और इसके बाद फाइनली 1958 में पाकिस्तान में आर्मी ने टेक ओवर कर लिया और अयूब खान वहां पर मिलिट्री डिक्टेटर बन गए। अयूब खान की रजीम को पाकिस्तानी इकोनॉमी का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि ये वो समय था जब सभी लोगों को पता था कि अगर पाकिस्तान में कोई काम करने की परमिशन चाहिए तो उन्हें डायरेक्टली अयूब खान से मिलना था। इस समय अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत सारी एड दी और इस एड का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया। अयूब खान के वक्त पाकिस्तान ने अपने एक्सपोर्ट्स को भी खूब बढ़ाया, जिसमें एक बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल का था। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार ने एक्सपोर्ट्स पर काफी ज्यादा कड़ी पाबंदियां लगा रखी थी और भारत का विजन ये था कि वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे और यहीं पर बेचा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज तो ग्रो कर रही थी, लेकिन कुछ बिजनेस फैमिलीज थी जो बाकियों से ज्यादा अमीर हो रही थी। मशहूर राइटर हबीब जालिब ने भी उस वक्त तंज कसते हुए लिखा था, 20 घराने हैं आबाद और करोड़ों नाशाद, सदर अयूब जिंदाबाद। खैर इससे भी उनकी इकोनॉमी को फायदा तो हो ही रहा था और अपने इसी घमंड में पाकिस्तान ने एक बड़ी गलती कर दी। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद उन्हें लगा कि अब वो कश्मीर को हथिया सकते हैं और उन्होंने 1965 में जंग छेड़ दी। इस जंग में क्या हुआ कि ये तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान से अपने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि उन्होंने तो ये एड उन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दी थी, ना कि जंग लड़ने के लिए। 1965 के बाद से अमेरिकन एड में एक बहुत बड़ा डिप देखने को मिला और इसी के साथ साथ फिर 6 साल में बांग्लादेश का युद्ध शुरू हो गया। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने एक्सपोर्ट से पैसा बना रही थी, लेकिन इस एक्सपोर्ट का सारा सामान ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश में बनाया जाता था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान तो सिर्फ कमाई खा रहा था। जैसे ही ईस्ट पाकिस्तान अलग रुककर बांग्लादेश बन गया, वैसे ही पाकिस्तान का टेक्सटाइल और जूट ट्रेड बंद हो गया और साथ ही उनके पास से बांग्लादेश के पोर्ट्स का एक्सेस भी चला गया। इस युद्ध में भी उन्होंने $10 बिलियन से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए थे और बाद में उनकी इकोनॉमी पर बोझ बनने लगा। इसके बाद जिन लोगों ने पाकिस्तान में खूब सारा पैसा बनाया था, वो या तो अपना पैसा लेकर दुबई या यूरोप भाग गए या फिर खुद वहां पर पॉलिटिकल पावर ग्रैब करने के खेल में जुट गए। पाकिस्तान के डाउनफॉल की एक दूसरी वजह थी वहां की फौज। पाकिस्तान की फौज किसी आम फौज की तरह नहीं है जो सिर्फ लड़ना जानती है, बल्कि पाकिस्तान की फौज कई सारे बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व है। फिर चाहे वो फर्टिलाइजर्स बेचना हो या सीमेंट, पाकिस्तान की फौज इन सभी बिजनेसेस में शामिल है। आज पाकिस्तान की फौज जो फर्टिलाइजर्स बनाती है, उसके लिए उन्हें नेचुरल गैस की जरूरत पड़ती है, जो कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। लेकिन इसके बावजूद भी फौज को ये गैस सब्सिडी के साथ दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब सस्ती गैस लेकर वो वहां के किसानों को फर्टिलाइजर्स बेचते हैं तो महंगे दाम पर ही बेचते हैं ताकि उनके जनरल्स पैसा कमा सके। सस्ती गैस लेने के बावजूद भी पाकिस्तान में फर्टिलाइजर्स भारत के मुकाबले 4 गुना महंगा बिकता है। ये सीधे सीधे तौर पर ही करप्शन है दोस्तों। वो जनता के पैसे से ही सब्सिडी भी ले रहे हैं, उन्हें महंगी चीज भी बेच रहे हैं। अब ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। वहाँ की फौज ने रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स पर भी पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है और किसी भी फॉरेन या डोमेस्टिक प्लेयर को इसमें घुसने नहीं देते वो, जिस वजह से उनकी इकोनॉमी सफर करती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के सफर करने की तीसरी वजह है वहां पर दूसरी बार जब मिलिट्री रूल आया था। इस बार जिया उल हक ने प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाकर कब्जा किया था। जिया को लगता था कि वो बांग्लादेश को इसीलिए गवा बैठे थे क्योंकि पाकिस्तान को यूनाइट करने के लिए कोई एक चीज नहीं थी, इसीलिए उन्हें लगा कि वो इस्लाम के बल पर पाकिस्तान को यूनाइट कर सकते हैं और यहीं से उन्होंने पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। उनके स्कूल्स की किताबें बदल दी गई, नए नए लॉज पास हो गए और धीरे धीरे उनकी पब्लिक में कट्टरपंथ को भरा जाने लगा। इस बीच उन्होंने मिडिल ईस्ट के देशों से भी अच्छे संबंध बनाए और पाकिस्तान के वर्कर्स मिडिल ईस्ट में जाकर वहां काम करने लगे, जिससे फिर से थोड़ी बहुत इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी लौटी और पाकिस्तान को डॉलर्स भी मिलने लगे। लेकिन फिर सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया
अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में तो कोल्ड वॉर चली रही थी और अमेरिका ऐसा होते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए उन्हें दोबारा से अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान की याद आई। अमेरिका ने दोबारा से पाकिस्तान को एड देनी शुरू कर दी, लेकिन इस बार ये एड उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान अब जिहादी फाइटर्स बनाए, उन्हें ट्रेन करे ताकि वो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ सके। पाकिस्तान ने ऐसा किया भी और धीरे धीरे कुछ सालों बाद सोवियत यूनियन पिछड़ने लगा और आखिर में वहां से हार कर चला गया। लेकिन जो जिहादी बच गए उन्होंने फिर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बना ली। इस बीच जिया की 1988 में मौत हो गई और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लौटी। ये डेमोक्रेसी भी कुछ वक्त ही चल पाई, क्योंकि इस बार पहले बेनजीर भुट्टो और फिर नवाज शरीफ दोनों ही प्रधानमंत्रियों को करप्शन के इल्जाम में इस्तीफा देना पड़ा। पाकिस्तान नीचे जा रहा था और दूसरी तरफ भारत में अब लिबरलाइजेशन हो चुकी थी, जिस वजह से अब फॉरेन कंपनीज और डॉलर्स दोनों ही भारत में आ रहे थे और यहाँ पर तेजी से इकोनॉमी ने बूम किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में फिर एक मिलिट्री डिक्टेटर आ गया, जनरल मुशर्रफ। उन्होंने पाकिस्तान की कमान अपने हाथ में ली, लेकिन तभी अमेरिका पर 9/11 का हमला हो गया। लोगों को लगा था कि शायद मुशर्रफ आकर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर ध्यान देंगे, लेकिन हुआ ये कि अमेरिका ने मुशर्रफ से कह दिया कि वो अफगानिस्तान से तालिबान को बाहर करने में उनका साथ दे। इस साथ देने का मतलब ये भी था कि बलूचिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी ड्रोन से बॉम्ब किया जाना था। यानी पाकिस्तान अब अमेरिका के कारण अपने ही लोगों को मार रहा था। इससे पाकिस्तान में टेररिज्म भी बढ़ा और वो एक बार फिर अमेरिका के चक्कर में ऐसी जंग में शामिल हो गया जिसका हिस्सा वो बनना भी नहीं चाहता था। जब मुशर्रफ की 2007 में आखिर में विदाई हुई तो वहां जरदारी की सरकार आ गई और जरदारी को तो मिस्टर 10% कहा जाता था, क्योंकि ये जोक था कि वो हर काम के लिए उसमें से 10% पैसा रिश्वत के तौर पर ले लेते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन वहां पर हमेशा ही गड़बड़ रही और फौज चाहे पावर में हो या ना हो वो अपना पैसा बनाती रही। इस बार जब जनरल बाजवा भी रिटायर हुए तो खबर आई कि उनकी बहू की कमाई पिछले 6 सालों में 0 से 125 करोड़ रुपए हो गई है। तो आप समझ ही सकते हैं कि वहाँ करप्शन का क्या ही लेवल है दोस्तों। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान अब हर बार IMF से बेल आउट लेने पहुंच जाता है, जो दिखने में तो अच्छा लगता है, पर उसका नुकसान ये है कि फिर IMF ही उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी तय करता है और IMF तो अमेरिका के कंट्रोल में है। अब अमेरिका तो वही पॉलिसी बनाएगा ना जो उसे फायदा देगी। अब फाइनली जब अमेरिका ने पाकिस्तान से पीछा छुड़ाना शुरू किया है तो वो चीन के साथ जाकर मिल गए और एक बार फिर वही गलती कर रहे हैं जो उन्होंने पहले की थी। पाकिस्तान में कोई भी सरकार इकोनॉमी के बारे में प्लान बनाई नहीं रही होती है। उनका एक ही मकसद होता है कि वो इन बड़े बड़े फॉरेन पावर्स के साथ खड़े होकर अपनी छाती ठोक सके। और दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब हमें पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट घोषित करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, चीन की जगह पाकिस्तान को भारत के साथ ट्रेड करना चाहिए और शायद फाइनली हम दोनों देशों के रिश्ते क्या सुधर सकते हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।